नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नई वीडियो में। इस वीडियो में अभी हम लोग चालू कर रहे हैं फंक्शंस को। इससे गए वीडियो में हम लोग ने पॉइंटर्स, डायनामिक मेमोरी लोकेशन, वो सारी चीजों को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है, बेसिक्स ऑफ कोर्स। तो आपको वैसी वीडियो और वैसे अन्य वीडियो को अगर देखना है तो उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के फंक्शंस इन सी प्रारंभ करते हैं। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने ये जो नोट्स है उसको हम लोग पढ़ते हैं पहले ध्यान से। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इंग्लिश में बहुत अजीब सुनाई देता है हर चीज, आपको भी क्या? मेरे को तो है लेकिन कोई बात नहीं, इसका मैं बताता हूँ आपको मतलब क्या है इसका। एक फंक्शन जैसे उसका नाम है, एक फंक्शन कोई तो फंक्शन को परफॉर्म करता है और फंक्शन के अंदर क्या होगा, वो चीजें जो वो फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, बराबर। तो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने वाली चीजें होती है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सरल सी बात है, फंक्शन इस पूरे बातचीत का मेन मुद्दा है कि कोई एक कार्य करना, ठीक है। तो वही कुल मिला के इस पॉइंट में कहा है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फंक्शंस हेल्प अस डिवाइड लार्ज प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। अब लेट्स से आप कोई एक ऐसे रूम में जाते हो या कोई ऐसे घर पे जाते हो जो 50 साल से खंडर की तरह पड़ा है, उसकी सब सामान इधर उधर बिखरा है, 10 तरीके की चीजें हो रखी है, लेकिन उस रूम में बहुत कीमती चीजें भी है। तो अब आप उसको रूम को आपको रहने लायक बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस रूम को डायरेक्टली सफाई करने लग जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है। आप क्या करोगे, चीजों को अच्छे से डिवाइड करोगे, प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखोगे। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रॉब्लम्स है उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटोगे कि यहाँ पे अलग अलग रूम्स है, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे जो बाथरूम या वॉशरूम है उसमें अलग प्रॉब्लम होगा, जो लिविंग रूम है उधर अलग प्रॉब्लम होगा, जो किचन है उधर अलग प्रॉब्लम होगा। और हर एक रूम का प्रत्येक अलग अलग फंक्शन है, तभी तो वो अलग अलग रूम्स है, बेडरूम, किचन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस हिसाब से आपको हर एक चीज को साफ करने के लिए अलग अलग तरीके से सोच के उसको बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक जगह पे पर्टिकुलर तरह की सफाई चाहिए, दूसरी जगह पे एक पर्टिकुलर तरीके की सफाई चाहिए, एक जगह पे कुछ सामान उठा के फेंकना है, एक सामान पे कुछ सामान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढनी है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस में आप अपने रूम को रहने लायक बनाने के लिए कार्य करेंगे। सिमिलरली आपका कोई एक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है, उसके लिए आप अभी एक प्रोग्राम बना रहे हैं सी पे, तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ेंगे, ठीक है। अब कैसे अभी तक हम लोग ने जितना सीखा है, आप मेन फंक्शन के अंदर ही सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी आप मेन फंक्शन के अंदर ही सब सारी चीजें करने लगोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से आप क्या करते हैं, आप फंक्शंस को क्रिएट करते हैं टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस। उस फंक्शंस को यूज करते हैं, वो आपके मेन प्रोग्राम का पार्ट तब तक नहीं बनता जब तक आप उसको यूज नहीं करते। तो आप बहुत सारे अलग अलग मैनेजेबल फंक्शंस को बनाते हैं और उसको अपने हिसाब से जब रिक्वायर्ड पड़ता है वैसे ही यूज करते हैं। अब इनमें खासियत क्या है, इनमें यह है कि आप अलग अलग तरीके का फंक्शन बना सकते हो और फंक्शंस को आप रख सकते हो आपके प्रोग्राम पे। वो कुछ हैवीनेस क्रिएट नहीं करेगा, आपका मेन फंक्शन हमेशा खाली रहेगा, आपको जब जो रिक्वायर है तब वो यूज करो। ऐसे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो ये एनालॉजी आपको समझी होगी कि हम लोग मेन प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम ना लिखते हुए उसको अलग अलग खंडों में, माने अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं, स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स में। उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी आप कुछ प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली 0 1 पे नहीं लिखते, आप कोई तो एक भाषा में लिखते हो जो कि आपको समझ आती है। आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हो, बट एक्चुअल में प्रिंटफ के पीछे कितने सारे लाइंस ऑफ कोड है आपको कुछ आइडिया है? नहीं है। उसके पीछे पहले तो असेंबली कोड होता है, उसके पीछे फिर आपका 0 1 का कोड होता है। तो आप 0 1 का कोड लिखते हुए एक छोटे से फंक्शन को यूज करते हो। यहाँ पे यही फंक्शन का फायदा है। आपको कुछ चीजें यूजर से लेनी है तो आपको पूरा हार्डवेयर को नहीं समझना पड़ता, 0 1 को नहीं समझना था, आप सिर्फ एक छोटे फंक्शन को यूज करते हो, स्कैनफ या फिर गेट ch वगैरह जो भी फंक्शंस है। तो फंक्शंस उसी तरीके से हम लोग को यूजफुल होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फंक्शंस इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। यहाँ पे क्या बात हो रही है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम है, तो आप फंक्शन के नाम को देख के समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज है क्या नहीं है वगैरह वगैरह। बार बार चीजों को यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल को भी हम लोग देखेंगे कि आपने एक बार एक फंक्शन का यूज दिया, आप उसको जितनी बार आप यूज करना चाहते हो उसको यूज करो। पॉइंट इज कि समझो आपने एक 100 लाइन का एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, और उसको फंक्शन में रख दिया। अब उस फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। पॉइंट इज कि अभी आपको वो 100 लाइन बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे, आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करोगे और वो
फंक्शन चल जाएगा, जैसे आप printf यूज करते हो, समझ रहे हो। इवन आपका मेन भी क्या है, मेन भी फंक्शन होता है, इंट मेन आपका वो भी फंक्शन ही होता है, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए काम होता है कि कभी आपको समझ आ रहा है कि आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेट्स से आप फंक्शंस यूज नहीं कर, आपका बहुत बड़ा मेन का प्रोग्राम है, समझो 10,000 लाइन का कोड है आपका, ठीक है। 10,000 वैसे कुछ भी नहीं है, आगे जाके जब जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है लाइंस ऑफ कोड बहुत बढ़ जाते हैं। तो समझो चलो 10,000 नहीं तो 1,000 लाइन का लेट्स से आपका कोड है। अब 1,000 लाइन का कोड में आपको किधर एक प्रॉब्लम आ गई, अब वो प्रॉब्लम ढूंढना कितना कठिन है सोचो। हर एक लाइन में जाके आपको चेंजेस देखने पड़ेंगे, और आपका लेट्स से समझ आ गया, फिर आप क्या करोगे, फिर उस एक पर्टिकुलर लाइन को चेंज करने के लिए हो सकता है पूरे कोड में चेंजेस आने लग जाए। तो इस कारण से जो है आपकी जो टेस्टिंग है, जो डीबगिंग है प्रोसेस, वो काफी आहत होती है। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है, ठीक है। इस कारण से हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। अभी समझो वो 1,000 या 10,000 लाइंस के कोड को आपने 30 फंक्शन में बांट दिया। अब लेट्स से कोई फंक्शन में किधर कोई तो प्रॉब्लम आती है, आप टेस्टिंग करते समय कोई प्रॉब्लम आती है, अब उसको डिबग करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपके पूरे प्रोग्राम में नहीं होगी, अब एक पर्टिकुलर फंक्शन में होगी। उस फंक्शन को या तो चेंज करो या उसके रिक्वायरमेंट में एक दूसरा फंक्शन बना दो, उसको यूज करो। तो उस कारण से आपकी डिबगिंग टेस्टिंग बहुत आसान और सरल हो जाती है। आई होप सबको समझ आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स इन प्रोग्राम। जैसा कि मैंने कहा, आप printf scanf को कितनी बार यूज कर सकते हो, लेकिन printf scanf सिर्फ एक लाइन नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी लाइन सी प्रोग्रामर्स ने, जिसने सी लैंग्वेज को डेवलप किया है, जिसने असेंबलिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है, जिसने मशीन कोड को डेवलप किया है, उसको पता रहेगा कि उसके पीछे कितनी लाइन, बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड होता है। लेकिन आप सिंपली एक printf को यूज करते हो बहुत बार बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बात हुई फंक्शंस की। बोल रहे क्यों नीड है हम लोग को फंक्शन की, वो बताया जाएगा कि यूज अ फंक्शन का। वो फंक्शंस अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम कोड, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी। प्रोग्राम्स बिकम मच इजियर टू मेंटेन, ये मैंने ऑलरेडी कहा। फंक्शंस कैन बी टेस्टेड इंडिविजुअली विदाउट डिफरेंट इनपुट्स, ये भी मैंने कहा। आप फंक्शंस को तोड़ दो, अपने प्रोग्राम को बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड कर दो, तो किधर प्रॉब्लम आएगी आप इजीली टेस्ट कर सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन को चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फंक्शंस को अब लाइब्रेरीज में स्टोर करके यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि समझो 10 लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे हैं, कंट्री के या फिर वर्ल्ड के। अब वो सारे मैथ्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो बहुत सारे ऐसे नए नए उन्होंने फंक्शंस बनाए जो कि इन जनरली हर जगह यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक लाइब्रेरी में डाल दिया, मिलके कंट्रीब्यूट करके। तो अब आप क्या कर सकते हो, उन लाइब्रेरी को यूज करके, जैसे stdio.h है, cornio.h है, stdlib.h है, इसी तरीके से math.h भी वैसे एक लाइब्रेरी होती है। इन लाइब्रेरीज में ऐसे ऐसे फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। मैथ्स के कोई भी चीज को आपको करना है, रूट निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीजें करनी है उस फंक्शन के अंदर आपको मिलती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप खुद का लाइब्रेरी भी बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फिर वो लोगों को भी बांट सकते हो, और लोगों के लाइब्रेरीज को भी आप यूज कर सकते हो। तो फंक्शंस को इस तरीके से स्टोर करके रीयूज करना बहुत अच्छा हो जाता है। ये वाला पॉइंट भी कहा गया है, और ये आपको समझा रहेगा फंक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन ये सब बातों की बात होती है, जब ये तक यूज में ना आए तब तक क्या यूज उसका। वाह, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे उसका यूज। अभी एक एग्जांपल आइडिया दिया है, उससे हम लोग समझेंगे इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड रिपीटेडली टू कैलकुलेट परसेंटेज और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, राइट अ फंक्शन वंस एंड कॉल इट व्हेनेवर नीडेड। इसी चीज को हम लोग अभी देखेंगे। चलो बेसिक बॉयलर प्लेट लिख देते हैं पहला। ओके, अभी आपको एक ऐसा प्रोग्राम लेट से बना रहे हैं जिसमें आपको रिपीटेडली नंबर्स का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे, लेट से फॉर एग्जांपल हम लोग बिना फंक्शन के पहले तो स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। अब लेट से मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ। लेट से मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ी कि मैं 4 का जो है मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज DI जो भी यूज करना है कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 का स्क्वायर निकालना मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इस तरीके से मैं कर दूंगा, तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब लेट्स से मैंने बहुत सारा कोड लिख दिया, ठीक है, बहुत सारा कोड लिख दिया, और अब मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ती है कि मैं 15 का स्क्वायर को प्रिंट करूं। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, या फिर यूज करूं किस भी हिसाब से, परसेंटेज I/n 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो मेरे को ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ना बार बार इस प्रकार से लिखने पड़ रहा है, और कुछ समय बाद फिर से आफ्टर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड मेरे को लेट्स से फिर से अभी जो है स्क्वायर प्रिंट करना है कोई दूसरे नंबर का, लेट्स से 7 का। तो
ऐसे मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब लेट्स से इसको मेरे को 10 बार ऐसे अलग अलग समय पे करना पड़ेगा, तो भी मेरे को 10 बार यहाँ पे चेंज करने पड़ेगा। तो यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे हर जगह पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब ये रिपीटेटिव हो रहा है। आपका मेन फंक्शन जो है बेमतलब का बड़ा सा दिख रहा है और ये काफी प्रॉब्लमैटिक सा लग रहा है। इसकी जगह पे हम लोग यूज करेंगे एक बहुत बेसिक सा फंक्शन, जो कि जो भी नंबर आप उसको पास करोगे वो उसका स्क्वायर को बस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एक फंक्शन को अभी बनाते हैं, ठीक है। सो ये बोरिंग कोड को हटाते हैं और इसको फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है। सो फंक्शन आप क्रिएट कैसे करेंगे? जैसे आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं कुछ उसी तरीके से आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, लेट्स से आप नम वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, इसके पहले उसका डेटा टाइप बताते हो। तो यहाँ पे ये क्या होता है, उसका डेटा टाइप, ये क्या होता है, उसका आइडेंटिफायर, वेरिएबल का आइडेंटिफायर माने उसका नाम, ठीक है। उसी प्रकार आप फंक्शन को जो है डिक्लेयर करते हैं। ये क्या बात हुई, ये हुई डिक्लेरेशन, राइट। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल। अभी आपको क्या डिक्लेयर करना है, फंक्शन को। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पहले तो डेटा टाइप लिखेंगे, जो डेटा टाइप का वैल्यू को आपको चाहिए। तो अभी हम लोग को कोई डेटा टाइप की वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है। तो ऐसे समय पे जब भी आपको कोई वैल्यू फंक्शन से रिटर्न में नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड। वॉइड माने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ फंक्शन को रन कराना है। ऐसा हम लोग तभी करते हैं जब भी फंक्शन में या तो हम लोग को कुछ प्रिंट करना है या तो कुछ ऐसा कैलकुलेट करना है जो कि जिसका वैल्यू हम लोग को रिटर्न नहीं चाहिए। अब एक बातें सुनो, आपको आगे धीरे धीरे पूरी बात समझ आएगी, ठीक है। अभी क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं मैं स्क्वायर प्रिंटर, यानी स्क्वायर को प्रिंट करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे फंक्शन को जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, ये मेन फंक्शन अगर आपको बताना तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। डेटा टाइप, फंक्शन का नाम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मेन फंक्शन है, जैसा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है बाद में ये पैरेंथेसिस बताता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना कुछ रिटर्न किए हम लोग का स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन को हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया और ये पैरेंथेसिस बताता है ये फंक्शन है, और लास्ट में आप यूजुअली सेमीकोलन डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग का ये जो फंक्शन है स्क्वायर प्रिंटर, ये स्क्वायर प्रिंटर क्या करेगा, नंबर के स्क्वायर को प्रिंट करेगा। बट कौन से नंबर के स्क्वायर को प्रिंट करेगा, जो इसमें हम लोग पास करेंगे। तो पास करेंगे हम लोग, किधर पास करेंगे, वो पास करेंगे हम लोग यहाँ पे उसके पैरामीटर पे। तो यहाँ पे आप अभी क्या लिखेंगे, आप कोई एक नंबर को पास करना चाहते हैं। अब वो नंबर इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, डबल हो सकता है। यूजुअल केस में आप यूजुअली डबल ही यूज करेंगे, पर अभी के लिए क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सिंपलिसिटी के लिए इंट को यूज करेंगे। हम लोग लिखेंगे इंट NUM, ठीक है। तो ये आपका इस जगह पे फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है, विद अ पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जिस तरीके से आप फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को आप इज इक्वल टू करके ऐसे उसमें वैल्यू डालते हैं, फिर उसको प्रिंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन, ऐसा भी कहते हैं आप। फिर यहां पे जब आप प्रिंट कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे आप लोग, यूजिंग अ वेरिएबल। जिससे हम लोग वेरिएबल्स के लिए इस तरीके से डिक्लेयर, डिफाइन, इनिशिएट, फिर वेरिएबल को यूज करते हैं। इसी प्रकार हम लोग फंक्शन को भी करेंगे। अभी तक हम लोग ने फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो नेक्स्ट स्टेप है इसको डिफाइन करना अर्थात इसको इनिशियलाइज करना। तो उसको भी करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एंटर करता हूं। अब क्योंकि हम लोग को ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे आप सबसे पहले कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स डेफिनेशन। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये जो स्क्वायर प्रिंटर ये फंक्शन है, इसको आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेयर तो कर दिया, अब इसको हम लोग जो है डिफाइन करेंगे, फिर डिफाइन करने के बाद यूज करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन को अभी हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन करेगा क्या। तो लिखते हैं, ये कैसे करेंगे, जिस तरीके से आपने इसको डिक्लेयर किया उसी तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। इसको डिक्लेरेशन के साथ साथ एक और चीज कहा जाता है, प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब क्या है कि आपका फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, क्या वैल्यू ले रहा है, उसका क्या नाम है, ये उसका प्रोटोटाइप होता है। माने ये तीन चीजें, सबसे पहले उसका डेटा टाइप, उसका क्या नाम है, फिर वो क्या वैल्यू पैरामीटर के थ्रू या आर्गुमेंट के थ्रू लेता है। ये तीन चीजों को अगर आप लिख दे तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से डिक्लेरेशन किया, प्रोटोटाइप को यू कहो डिक्लेयर कर दिया। अब डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। आप लिखेंगे वॉइड स्क्वायर प्रिंटर, यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो
फिर आप इसको इस तरीके से ओपन करके रख देंगे। ओपन करके रखने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने अभी सेमीकोलन नहीं डाला, सेमीकोलन से डिक्लेयर हो जाता है। आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये जो वेरिएबल को लिखा है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल वेरिएबल, अर्थात ये आपका वैल्यू जो है ये यूजर फंक्शन को कॉल करते समय इसमें वैल्यू देगा और ये इसी फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो इसका दायरा कहां तक रहेगा, यानी इसका स्कोप कहां तक रहेगा, इसी फंक्शन में। यानी ये नम वेरिएबल को आप इस फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन ये वेरिएबल इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, यानी स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन का वेरिएबल है नम, ठीक है। तो अब यूजर जब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो इसमें एक नंबर डालेगा, ठीक है। कैसे डालेगा उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब के लिए क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि ये ना आपका स्क्रीन थोड़ा हल्का फुल्का दिखे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे यूजर ने भी जो भी वैल्यू डालेगा वो फंक्शन कॉल करते समय वो नम के अंदर चला जाएगा। ओके, वेरी गुड। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। कुछ क्या प्रिंट करना है, हम लोग को एक वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। एक वैल्यू को प्रिंट करना है, वो वैल्यू जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए वो नंबर की जो उस फंक्शन में डाली जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे स्क्वायर ऑफ परसेंटेज आई या डी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई यूज करेंगे, परसेंटेज आई यूज करता हूं मैं। स्क्वायर का वैसे स्पेलिंग SQUAR होता है। स्क्वायर ऑफ परसेंटेज आई, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल को हम लोग वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नम, यानी परसेंटेज ऑफ नम, यानी जो यूजर ने डाला है वही यहाँ पे आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नम इज परसेंटेज आई, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, नम मल्टीप्लाई बाय नम, यानी ये उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कैसे आएगा, स्क्वायर ऑफ परसेंटेज आई यानी नम, द स्क्वायर ऑफ नंबर जो कि यूजर ने दिया है इज नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसको स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का स्क्वायर फंक्शन इस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे मैं इसके बाद में स्लैश डाल देता हूँ, इसके पूर्व में एक स्लैश डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग का ये जो फंक्शन है वो रेडी है, ठीक है। और उसमें सिर्फ ये चीज प्रिंट होगी जिसपे वो स्क्वायर प्रिंट करेगा उस नंबर का जो नंबर आपको मिला है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग ने इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यानी इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया, और इसके पश्चात हम लोग ने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम लोग का उत्तरदायित्व है कि इसको हम लोग यूज करें, मतलब उत्तरदायित्व नहीं है, ऑब्वियसली फंक्शन बनाए तो उसको यूज ही करेंगे। तो अब हम लोग इसको यूज करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर प्रिंटर, इस फंक्शन को लिखेंगे स्क्वायर प्रिंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्योंकि ये फंक्शन है तो हम लोग पैरेंथेसिस यूज करेंगे और सेमीकोलन से रोक देंगे। अब इस फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक एरर आएगा। क्या एरर आएगा, सबसे पहले एरर तो ये आ गया कि इसमें हम लोग ने SQR लिखना था, फंक्शन का नाम सेम रहे, अलग ना हो, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब क्या एरर आएगा, अब आएगा कि यहाँ पे आपने जो स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन को लिखा है मेन फंक्शन के अंदर, इन मेन फंक्शन यहाँ पे जो स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन को लिखा है, स्क्वायर प्रिंटर फंक्शन में जो है आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर आपको कोई ना कोई तो वैल्यू डालनी थी। क्यों डालनी थी, क्योंकि आपने यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन करते समय इस तरीके से एक वैल्यू की मांग की है। तो अगर आपने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के समय अपने पैरामीटर्स में कोई वेरिएबल को लिखा है तो उसको कॉल करते समय आपको वो वैल्यू देना आवश्यक है। यानी यहाँ पे अगर आपने एक नंबर मांगा है इंट टाइप का, तो यहाँ पे आपको नंबर देना आवश्यक है, इसके बिना वो कॉल नहीं करेगा। अब मैंने देखो इस पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे उसका जो है ना डेफिनेशन लिख के आ गया, मैंने इसका प्रोटोटाइप लिख के आ गया, रादर वॉइड स्क्वायर प्रिंटर इंट नम, यानी एक नम को ये एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे एक नंबर देना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, कौन से किसका स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं वो तो देना ही हम लोग को। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 7, ठीक है। अब ये करने के बाद इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अभी आपका बात रहेगा कि यार इतना सिंपल से एक चीज प्रिंट करना था, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, तो इतना सारा हम लोग ने क्यों मगजमारी किया। तो उसका पॉइंट ये है कि तो ये तो बेसिक सा स्क्वायर का प्रिंट करना था। आपको समझो बहुत सारी चीज करनी होती है एक साथ, तो जैसे 100 लाइन का कोड आप एक फंक्शन के अंदर लिखो, फिर आपको इस चीज जितनी बार चाहिए उतनी बार यूज कर सकते हो। पॉइंट आपको बताने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का ये था एक फंक्शन को आप कैसे लिख के कैसे यूज करते हैं। पॉइंट इज कि इस फंक्शन का नाम ना अभी आप और छोटा कर दो, SP कर दो, कैपिटल SP। अब इतने छोटे से फंक्शन से आप फटाफट स्क्वायर्स को प्रिंट कर सकते हो। अभी देखो कितनी आसानी हो जाएगी। पहले भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे हम लोग। अब आपको यहाँ पे 17 का चाहिए, या फिर 27 का स्क्वायर चाहिए, या फिर 73 का स्क्वायर चाहिए, या फिर
2 का स्क्वायर चाहिए या फिर 5 का स्क्वायर चाहिए या फिर 21 का स्क्वायर चाहिए या फिर 75 का स्क्वायर चाहिए या तो फिर 700 का स्क्वायर का चाहिए या 7000 का स्क्वायर चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एक ऐसे इस एसपी फंक्शन को जब चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे यूज कर पा रहे हो और कितना इजीली। अब आप यहाँ पे ही देखो ना, आपको ये स्टेटमेंट कितनी बार लिखना पड़ता है, ये नम 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 नम, ये 10-20 बार लिखना पड़ता है आपको ये सब। अभी आपको सिर्फ एक बार लिखना पड़ रहा है। ये तो इतना छोटा प्रोग्राम है, तभी भी इतनी हम लोग को सहायता दे रहा है। समझो कोई बड़ा प्रोग्राम हो तब, तो आगे जाके जब आप बड़ा प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे ना, ये फंक्शंस आपको इसी तरीके से सहायता देगा। ओके, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं काम तो कर रहा है कि नहीं सही। यहाँ पे अभी आप देखोगे इतने सारे लाइंस ऑफ कोड आपने नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि बेसिकली आपने इस फंक्शन को कॉल क्रिएट करके कॉल किया। तो इतने छोटे से लाइंस के थ्रू आप इतने सारे पार्ट्स को प्रिंट कर पा रहे हैं। ये इसका एक उपलब्धि हुई। यहाँ पे सारे जो स्क्वायर है वो करेक्ट है, नो डाउट। ऑलराइट, तो यहाँ पे और कितने अच्छे फॉर्मेट्स के साथ प्रिंट हुआ है, यहाँ पे देखो मस्त। ओके, ऑलराइट, तो अभी आपने सीखा कि आप फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसका डेफिनेशन करते हैं, फिर कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी। और यूज करते समय आपका यहाँ पे जितने आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे, जितने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखते हुए अभी आते हैं वापस से नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज को हम लोग ने देख लिया। ठीक है, इसको और आगे देखते जाएंगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जनरल फंक्शन स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग ने अवॉइड किया। आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। इसके बाद में फंक्शन का नाम, फिर उसके आगे जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं, तो नहीं दोगे तो भी चलेगा। ऑलराइट, ऐसा। फिर बॉडी ऑफ द फंक्शन की आपका फंक्शन एक्चुअल में करेगा क्या, वो आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या करने वाला है, क्या कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला है। अगर करने वाला है तो हम लोग करेंगे, अगर नहीं करने वाला है तो नहीं लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, वॉइड लिखेंगे डेटा टाइप को तभी। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन थिंग्स क्या होता है फंक्शन में, यहाँ पे बताया है डेटा टाइप इंडिकेट्स द डेटा टाइप ऑफ द रिटर्न्ड वैल्यू। अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसका डेटा टाइप, इसको हम लोग देखेंगे आगे। आर्ग्यूमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस मस्ट एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। लेट्स से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है आपका, बिना आर्ग्यूमेंट का फंक्शन है, हो सकता है जो कि, तो यहाँ पे फिर भी आपको ये पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे, जिस प्रकार से आप मेन फंक्शन के यहाँ पे पैरेंथेसिस देते हैं। ओके, अ फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे तो रिटर्न स्टेटमेंट का नीड नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन फॉर एग्जांपल मेन कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या बताता है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कि वो फंक्शन सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं हुआ है। 0 मतलब सक्सेसफुल, 0 के अतिरिक्त जो भी नंबर हुआ वो अनसक्सेसफुल, मोस्टली 1। ऑलराइट, ये आपको पता होगा, पहले के वीडियोस आपने देखे मेरे तो। ओके, तो एनीवेज अ फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू मस्ट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट। गुड। अब यहाँ पे एक चीज है जो मेरे को काफी बग करती थी जब मैं सीख रहा था, कि यहाँ पे कभी कभी हम लोग पैरामीटर से यूज करते हैं, कभी कभी आर्गुमेंट्स यूज करते हैं इस चीज के लिए। ये जो है ना इंट नम वगैरह, इन सब के लिए या तो पैरामीटर यूज करते हैं या तो आर्गुमेंट यूज करते हैं। तो विच वर्ड टू यूज, पैरामीटर के आर्गुमेंट की, दोनों। यूजुअल केसेस में सब लोग सोचेंगे दोनों यूज करते हैं, बट दोनों में अंतर क्या है, कुछ तो अंतर होगा। यहाँ पे देखते हैं उसको। Parameters are the variable names used in the function definition to receive values. They exist only inside the function and act like a local variable. ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, इस जगह पे अगर आप देखोगे इस पूरे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे पैरामीटर कहाँ है, ये आपका पैरामीटर है जो फंक्शन के डेफिनेशन डिक्लेरेशन के समय लिखा है। ठीक है, और इसके अंदर जो वेरिएबल लिखा जाता है वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो ये क्या है, ये आपका पैरामीटर है। ये क्या है, आपका पैरामीटर। ओके, एग्जाम्पल फंक्शन इंट एक्स इंट वाई, इस केस में एक्स और वाई क्या है, ये दोनों पैरामीटर है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको देखना है, आर्ग्यूमेंट्स तो ये है जो फंक्शन को डिफाइन करते समय लिखे हैं और जो कि उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है, जैसे नम यहाँ पे है। आपका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट वो चीज होती है जब आप कॉल करते समय एक्चुअल वैल्यू जो पास करते हो ना, तो वो एक्चुअल वैल्यू को ही आर्ग्यूमेंट कहते हो। तो 7 क्या है, आर्ग्यूमेंट। नम क्या है यहाँ पे नम क्या है यहाँ पे, नम आपका पैरामीटर है। इस पैरामीटर पे 7 ये क्या, आर्ग्यूमेंट डाला गया, पास किया गया कॉल करते समय। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, जो वैल्यू पास करते हो एक्चुअल में, वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे बोलेंगे ये इंट नम क्या है, ये नम आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये नम क्या है, नम पैरामीटर है। इस पैरामीटर में 7 ये आर्ग्यूमेंट को पास किया गया। आप इस तरीके से कहेंगे। जब आप ये छोटी छोटी चीजों को अच्छे से बारीकी से समझते हैं ना, तो फ्यूचर में जाके ना आप जब भी बोलते हैं तो आपके बोलने में कॉन्फिडेंस होगा, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या अंतर है। ठीक है,
ग्रेट. सो आर्ग्यूमेंट आर द एक्चुअल वैल्यू पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड. एग्जांपल फंक्शन 1020, ये कॉल हो रहा है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है. तो 1020 क्या है? 1020 वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, वो वैल्यूज है जो कि फंक्शन को पास किए जा रहे हैं कॉल करते समय. ओके, ऑलराइट. तो अभी यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिसको हम लोग देखेंगे. वो ये है कि जैसे हम लोग ने एक इंटीजर के बारे में देखा कि सिमिलरली हम लोग ऐसे इंटीजर बनाते हैं ना, इंटीजर n बनाया, फिर उसको आगे जाके ऐसे डिफाइन किया n इज इक्वल टू 7. लेकिन यहाँ पे कैच है. कैच ये है कि आप अगर चाहो तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही डेफिनेशन कर सकते हो, राइट? दिस इज डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन. सिमिलरली आप यहाँ पे भी वैसा कर सकते हो. यानी आप अगर चाहो तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ना करो और डायरेक्टली इस तरीके से फंक्शन का डेफिनेशन करो. क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख रहे हैं तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन भी होता है और डेफिनेशन भी होता है. ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हो रहा है. तो यहाँ पे कोई एरर पास नहीं होगा, कोई वार्निंग पास नहीं होगी, आपका प्रोग्राम अच्छे से भली भांति चल जाएगा. ठीक है, ये एक चीज हुई. अब यहाँ पे एक और कैच है. कैच ये है, यही सेम चीज को आपने मेन फंक्शन के ऊपर लिखा. अब लेट्स से आप इसको मेन फंक्शन के नीचे लिखते हो, तब क्या होगा? तब यहाँ पे इसको रन करो. देखो यहाँ पे देता है एक वार्निंग कंफ्लिक्टिंग टाइप्स एसपी, प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ एसपी वाज हियर. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? आपका जो इंट मेन फंक्शन है ना, ये कोई भी फंक्शन को, कोई भी चीज को देखता है तो अपने ऊपर देखता है, वो अपने नीचे नहीं देखता. डिक्लेरेशन को वो कभी भी ऊपर देखता है. जैसे कि यहाँ पे आप इंट n बनाते हो तो इंट n को इसके नीचे यूज करते हो. तो यहाँ पे कभी भी आप कोई भी चीज को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसपी फंक्शन, तो ये इसके ऊपर डिक्लेयर होना चाहिए. तो इंट मेन के ऊपर आपका ये एसपी फंक्शन डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ये नीचे डिक्लेयर्ड है. तो यहाँ पे ये दे रहा है वार्निंग. ठीक है, आपका सी प्रोग्राम अच्छा है, ऐसे कंडीशंस पे ना वो सिर्फ वार्निंग देता है. आपका जो C++ है ना, वो वार्निंग नहीं देता, सीधा एरर देता है ऐसे कंडीशन पे. इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. माने आपने इसके पहले कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया, बट मैंने ऐसा कुछ नीचे फाइंड आउट किया, तो मैं समझ रहा हूं कि इसको आपको डिक्लेयर ऊपर करना था. मैं समझ रहा हूं, ठीक है, आपने किया नहीं है, मैं समझ रहा हूं आपके बिहाफ पे. तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. तो आपका जो सी है ना, सी लैंग्वेज, ये इन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन का सिर्फ एक वार्निंग देता है कि देखो आप ऐसा कर रहे हो, संभल के रहो, ऐसा आता नहीं है कोडिंग, आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करने का प्रॉब्लम होगा आगे जाके. वार्निंग दे रहा हूं मैं, देखो वार्निंग दे रहा हूं, ध्यान दो, ऐसा मत करो. ठीक है, सीख लो अच्छे से कोडिंग करना. बोल रहे हैं आगे जाके प्रॉब्लम होगा. वो ऐसा बोल रहा है भले, लेकिन आपका जो C++ है ना, वो इससे एक स्टेप आगे बोलते हैं आपको कोडिंग नहीं आता तो मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ी ना ये उत्तरदायित्व है कि मैं आपका प्रोग्राम को समझूं. आप खुद समझ के लिखो. ऊपर डिक्लेयर करने का मतलब ऊपर डिक्लेयर करने का, मैं को नहीं पता, मैं एरर देगा, मैं कोड रन ही नहीं करेगा. ऐसे तो आपने एक गलती कर दी, आप ऐसे 10 गलती करोगे, मैं सब गलती देखूं, फिर आपको प्रॉब्लम होगा. सर मैं क्या करता हूँ, आपका भी चालान काटता हूँ और सॉरी अभी एरर देता हूँ आपको और इस एरर को ठीक करो. ऐसा होता है. इसको रन करके देखते आप लोग C++ में कैसे रन करेंगे. यहाँ पे जब इसको हम लोग कंपाइल करके रन करना चाहते हैं, तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. लेकिन .c के जगह पे, जो कि यहाँ पे हम लोग ने .c लिखा था, हम लोग देंगे .cpp C++ के. उसको रन करते हैं और यहाँ पे देखो क्या आया, एरर. यहाँ आया एरर, इन फंक्शन इंट मेन एरर SP was not declared in this scope. माने SP कहाँ है भाई, SP कहाँ है सर, SP हम लोग को दिख नहीं रहा है. ये इम्प्लिसिट फालतूगिरी हम लोग नहीं करते, सॉरी. तो ऐसा होता है. ठीक है, C++ में इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं होता, वो एरर दे देता है. आपका C बोलता है ठीक है, ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे ऐसे समय पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, कि लेट्स से हम लोग को नीचे ही डिक्लेयर करना है, हम लोग को ऊपर डिक्लेयर नहीं करना. हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को बाद में जाके डिक्लेयर करेंगे कभी. तो हम लोग को ऊपर डिक्लेयर करना ही नहीं, हम लोग को नीचे डिक्लेयर करना है, आई मीन डिफाइन करना है. तो ऐसे कंडीशन में आप एक चीज कर सकते हैं कि आप फंक्शन को भले नीचे डिफाइन करो, आप एटलीस्ट इस फंक्शन को ऊपर बस एक बार डिक्लेयर कर दो, एक बार ऊपर डिक्लेयर कर दो सेमीकोलन के साथ, बस वो इतना ही चाहता है. ठीक है, आपने ऊपर एक बार डिफाइन कर लिया तो ये जाएगा SP को देखेगा, SP कोई फंक्शन है क्या, ओहो ओके XP फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन किया है, डेफिनेशन नहीं किया, बट ठीक है, हम लोग ढूंढ लेंगे तो उसको मिल जाएगा बाद में डेफिनेशन. ठीक है, फिर आप इसको रन करोगे, कोई इशू नहीं है, सॉर्टेड है, चल जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज करें, हम लोग ने डिक्लेयर तो कर दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन तो कर दिया. अब यहाँ पे डेफिनेशन लेट्स से अगर नहीं रहा तो इसको रन करके देखते हैं. और क्या होता है, वो बोलता है कि भाई देखो ये जो आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है SP, इसका रेफरेंस नहीं मिला सर जी. माने ये कहाँ है आपका, ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिया समझा, लेकिन इसका रेफरेंस नहीं मिल रहा, मतलब है कहाँ ये. तो ऐसे में ये भी एरर देगा. ठीक है, ऑलराइट.
तो हम यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखो। तो आपको जो है अगर अपने फंक्शन को नीचे डिफाइन करना है तो उसको आप ऊपर डिक्लेयर कर दें, ठीक है। वार्निंग को सीरियसली लें और इस तरीके से अपना कार्य करें, ठीक है। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, ये हुआ डिक्लेरेशन नहीं डेफिनेशन, ठीक है। अगर इसको आप ऊपर एक साथ लिख देते हैं वो क्या हो जाता है, डेफिनेशन। यहाँ पे बताता है जैसे कि यहाँ पे दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन एक साथ, दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन अलग से, डेफिनेशन अलग से। और आपके पास एक चीज है कि आप डिक्लेरेशन ऊपर कर सकते हैं, चाहे तो डेफिनेशन नीचे भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप सो मैंने आपको ये इस चीज से अवगत करा दिया हो। ये बहुत सटल चीजें हैं, आपको जाननी आवश्यक है और इसी को एक्चुअल में लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप सो आपका इंट्रोडक्शन हो गया रहेगा फंक्शंस का सी में। और फॉर दैट मैटर आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज को पढ़ो, ये फंक्शन के कंसेप्ट काफी हद तक सेम रहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ आया हो। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।